Hi students, how are you? I do hope that you all will be very fine. चलिए मैरिटेज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आजकल, और मैरिटेज में क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आंसर। तो इसीलिए मैं इसमें मैरिटेज के छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो इस समय मैंने दो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस लिए हैं, 5.17 और 5.16 ये दोनों थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 5.16 एंड 5.17 दोनों में बहुत ही हार्ड कोर इंफॉर्मेशन पूछी गई है और इसके कई सारे सेक्शन है, ABCDEF लाइक दिस। तो काफी बड़े बड़े क्वेश्चन है। तो इस छोटे से वीडियो में मैं ये दोनों थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 5.16 क्वेश्चन ए कहता है, व्हाई डज ए पैरामैग्नेटिक सैंपल डिस्प्ले ग्रेटर मैग्नेटाइजेशन व्हेन कूल्ड। इसका मीनिंग क्या हुआ? जो हमारा पैरामैग्नेटिक सैंपल है, आपको पता है 3 तरह के मेटेरियल होते हैं, पैरा, फेरो एंड डाई। यहाँ पे बात हो रही है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की। ये देखा गया है जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जब उन्हें कूल किया जाता है तो उनमें मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज हो जाता है, वो ज्यादा मैग्नेटाइजेशन शो करते हैं। मतलब अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से उनको मैग्नेटाइज किया जाए लो टेम्परेचर पे तो ज्यादा मैग्नेटिज्म डेवलप होता है। इसका सिंपल सा रीजन है अलाइनमेंट। जो मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स होते हैं उनमें अलाइनमेंट इंक्रीज हो जाता है विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसका आंसर है इंक्रीज इन अलाइनमेंट। with decrease in temperature। तो जैसे ही हम इसको कूल करते हैं तो अलाइनमेंट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड ये इंक्रीज हो जाता है। मतलब पहले से ज्यादा मॉलिक्यूल्स या एटम अलाइन हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये है इसका रीजन। दूसरा है, व्हाई इज डायमैग्नेटिज्म इन कंट्रास्ट ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। डायमैग्नेटिज्म बी वाला पार्ट जो हमारे डायमैग्नेटिक मटेरियल, इसमें खास बात है आपने इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ा होगा कि डायमैग्नेटिक मटेरियल में जो परमिएबिलिटी है या ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट रहती है। ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड और पूछा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है उनमें खास बात क्या होती है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। मैग्नेटाइज in opposite direction। नंबर 1 और नंबर 2 कि इसमें जो मैग्नेटाइजेशन होता है, डेवलप होता है, वो एटम्स के इनर मोशन पे डिपेंड नहीं करता, यानी इंडिपेंडेंट। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ inner motion of atom। एटम के इनर मोशन में एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व भी होते हैं और स्पिन भी करते हैं। इनकी वजह से भी मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होता है। जबकि डायमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि इसमें एटम के अंदर के मोशन मैग्नेटाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज हो या डिक्रीज हो उसका इफेक्ट इनके मैग्नेटाइजेशन पे नहीं होता।
तो ये इसका आंसर हो गया। वाई इज डायमैग्नेटिज्म इन कंट्रास्ट ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो इनकी ससेप्टिबिलिटी है या परमिबिलिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। तीसरा है इफ ए टोरॉइड यूजेस बिस्मथ फॉर इट्स कोर। तो बिस्मथ जो है सी वाला पार्ट, बिस्मथ, जो बिस्मथ है ये क्या है, ये डाईमैग्नेटिक मटेरियल है। दिस इज डाईमैग्नेटिक मटेरियल, डाईमैग्नेटिक मटेरियल है और इसको एज ए कोर बना के रख दिया तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मैंने पहले मेरे दूसरे वाले पार्ट में लिखा भी हुआ है कि जब भी मैग्नेटाइज होता है या अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो अब जो कोर हो गई उसमें दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे, एक एक्सटर्नल और एक जो बिस्मथ में डेवलप हुआ है, और दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये ही इस पे क्वेश्चन है, इफ ए टोरॉइड यूज बिस्मथ फॉर द कोर विल द मैग्नेटिक फील्ड in the core be greater or less than the when the core is empty? lesser होगा of course। ये है टोरॉइड, टोरॉइड में एज ए कोर हमने एक रिंग रख दी, कोई मैटेरियल रख दिया इसी कोर में बिस्मथ का। तो बिस्मथ में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो अपोजिट टू दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो अब दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए, एक बिस्मथ का और एक एक्सटर्नल वाला। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, डिक्रीज। तो इसका आंसर है लेस होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। डी इज द परमिबिलिटी ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे क्वेश्चन है डी में। जो हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरा, फेरो और डाई। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होती हैं, सॉफ्ट आयरन स्टील इसका एग्जाम्पल है। तो क्या इसकी परमिबिलिटी इंडिपेंडेंट होती है ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? हम इसको जब मैग्नेटाइज करेंगे तो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे भी। अब अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखें या वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखें, क्या इस पे जो मैग्नेटिक डेवलप होगा वो डिफरेंट होगा और इसकी जो परमिबिलिटी है क्या उसका इससे कोई मतलब नहीं है? यही क्वेश्चन पूछा रहा है। द इज द परमिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? नो, इट इज डिपेंडेंट। सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऐसा होता है, पैरा, डाई और फेरो में, जिसकी परमिएबिलिटी डिपेंड करती है एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड पे और मोर स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ मोर हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड। डिपेंड्स होती है और इट इंक्रीजेज, इट मतलब परमिएबिलिटी। इट इंक्रीजेज विद मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंक्रीज होती है। ये था डी पार्ट। ई पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नियरली नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ फेरोमैग्नेट एट एवरी पॉइंट। ब्रैकेट में है, दिस इज एनालॉगस टू द स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बीइंग नॉर्मल टू द सरफेस टू द कंडक्टर एट द पॉइंट। आपने कंडक्टर में, पहले मैं इस क्वेश्चन को समझा दूं आपको। कंडक्टर्स में आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा कि ये कोई कंडक्टर है, इसमें ये मान लो चार्ज आ गया तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड की बात। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। क्या मैग्नेटिक फील्ड भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बिहेवियर से मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर
कंपेयर कर रहे हैं। ऐसा तभी होगा, यस, एक केस में ऐसा हो सकता है। कब हो सकता है? जब परमिएबिलिटी बहुत हाई हो, यानी कि जहां दो मीडियम अलग होते हैं। मान लो ये कोई मटेरियल है, ऊपर है एयर और ये है मटेरियल, ये इसकी बॉर्डर लाइन है। जब इन दोनों में ग्रेड चेंज होता है परमिएबिलिटी में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर हो जाती हैं। और ग्रेटर चेंज यानी बहुत ज्यादा डिफरेंस किसमें होगा? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की परमिएबिलिटी वेरी हाई होती है, तो इसलिए अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होंगी। तो सर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इसका आंसर है। Would the maximum possible magnetization parametric sample can be of the same order or magnitude as the magnetization of the ferromagnet? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उन्होंने कहा फेरो और पैरा, इसकी बात चल रही है। क्वेश्चन है एफ, ये ई था, ये वाला ई था, एफ भी है। आपने देखो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, फेरो और पैरा, पैरा में क्या होता है? पैरा में इंडिविजुअल जो एटम्स होते हैं वो एक कंप्लीट मैग्नेट्स होते हैं, बट इन मैग्नेट्स का जो डायपोल मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, वो रैंडमली ओरिएंटेड होता है और एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को करते हैं कैंसिल। इसलिए इसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है और नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है, कोई अलाइनमेंट नहीं है। और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उसमें डोमेन स्ट्रक्चर होती है, एक डोमेन के सारे एटम्स या मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, तो इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होती है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये कह रहे हैं, क्वेश्चन बनाया उन्होंने, अगर किसी टेक्निक से इसके सारे एटम को अलाइन कर दें, यानी जितनी मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन पॉसिबल है अगर वो कर दें, तो क्या इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके ऑर्डर का बनाया जाता है, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड इससे बहुत ज्यादा होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड पैरामैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो क्वेश्चन बना दिया क्यों होता है, उन्होंने सोचा ये है एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स हैं। हम जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसको अलाइन रखते हैं तो इसमें से कुछ अलाइन हो जाते हैं और वो कैंसिल आउट नहीं कर पाते, इसलिए नेट मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो गया, यानी नेट मैग्नेटाइजेशन डेवलप हो गया। ठीक है, तो जब भी मैग्नेट डेवलप होता है तो इसको कहते हैं, इसमें नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यानी मैग्नेटिक मोमेंट्स आ गया। तो समझ जाना कि मैग्नेटाइजेशन हो गया इसका। अब जब हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं तो कुछ और अलाइन हो जाते हैं, बट सारे अलाइन नहीं होते हैं। इसलिए ये कह रहे हैं कि अगर मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नेटाइजेशन कर दें, यानी कि सारे के सारे अलाइन कर दें, तो क्या इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेटिक फील्ड का ऑर्डर होगा, इसका मैग्नेटाइजेशन इस ऑर्डर का होगा? यस, इट इज पॉसिबल। थ्योरेटिकली क्या है, अगर ऐसा हो गया कि आपने सारे के सारे एटम्स को एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर दिया, यानी एक डोमेन बना दिया आपने, तो इसका मैग्नेटाइजेशन इससे कंपैरिजन किया जाता है। बट इसको सारे एटम को अलाइन करने के लिए वेरी वेरी लार्ज मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, जो कि वर्चुअली पॉसिबल नहीं है। तो थ्योरेटिकली ऐसा पॉसिबल है, बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5.16। अब मैं आता हूं 5.16 के अभी 3 पार्ट्स और है, नहीं हो गया। 5.17 पे आता हूं। इन सभी क्वेश्चन की थ्योरी बहुत अच्छी आएगी अगर आप इन क्वेश्चन को पढ़ते हो। क्वेश्चन को करके जितनी नॉलेज होगी वो आपको चैप्टर पढ़ के नहीं होगी। इसलिए क्वेश्चन को ना सिर्फ सॉल्व करो, क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश भी करो, उससे आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 5.17। अब 5.17 की बात करते हैं। इसमें भी ABCD ई पार्ट है। 5 पार्ट्स है इसके। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन पिक्चर the irreversibility in the magnetization curve of a ferromagnet।
क्वेश्चन पहुंच जाए। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में शायद नहीं आया होगा, तो एक बार इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। आपने देखा है कि ये है एक्स्ट्रामैग्नेटिक फील्ड और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो यानी कि ये है मैग्नेटाइजिंग फोर्स, या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, और ये है मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ये है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों लुक अलाइक लग रहे हैं, एक जैसे लग रहा है। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैं आपको बताता हूं, ये आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखा, इसमें हम किसी सब्सटेंस को रखेंगे उसको मैग्नेटाइज करने के लिए। जैसे आपने कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल रखा, तो इसमें कुछ एटम्स अलाइन होंगे, कुछ नहीं होंगे, ठीक है, तो इसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, यहाँ पे इसके कंटेक्स्ट में। तो जब हम किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं तो मैग्नेटाइज होता है, राइट। अब हम जब इस मैग्नेटिक फील्ड को, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं तो इसका मैग्नेटाइजेशन भी इंक्रीज होता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इसको मैग्नेटाइज कर रहा है उसके मैग्नेटिक फील्ड को कहेंगे मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें जो मैग्नेटाइजेशन डेवलप हुआ, कितना मैग्नेटाइजेशन डेवलप हुआ, उसे कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो जो हो रहा है मैग्नेटाइजेशन वो है y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे जो इसको मैग्नेटाइज कर रहा है, दोनों के अलग अलग मीनिंग है। अब ये कह रहा है कि जब ये भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, दोनों जीरो से स्टार्ट हुए। जब मैंने मैग्नेटाइज यानी इसकी मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना शुरू किया तो ये इस इंक्रीज हुआ इस टाइप से, ये इंक्रीज हुआ इस तरह, और यहाँ पे आगे सैचुरेट हो जाता है। इससे आगे का मैं ग्राफ शो करता है, बट इन वाला नहीं, बिल्कुल थोड़ी इंक्रीज चला जाता है। अब ये कह रहे हैं जब मैं इसको इस मैग्नेटिक फील्ड को हटाता हूँ, एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड को हटाता हूँ, यानी इस मैग्नेटिक फील्ड को कम कर रहा हूँ, तो जब ये कम होगा तो ग्राफ ऐसे आना चाहिए, बट एक्चुअली ये ऐसे नहीं आता, ये किसी और पाथ से आता है, ये हिस्टेरिसिस शो करता है ऐसा। इसको पहले मैग्नेटाइज किया हमने, इसको मैक्सिमम किया एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड को, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम करके इस मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया। इस मैग्नेटिक फील्ड को अगर हटा भी देते हैं तो भी इसमें जो मैग्नेटिक डेवलप हुआ वो जीरो नहीं होता, इसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड बचा रह जाता है, इसे कहते हैं रिटेंटिविटी। ये जो y इंटरसेप्ट है, ये वाला पोर्शन है, ये रिटेंटिविटी है। ये क्या शो कर रहा है इस पॉइंट पर कि ये तो जीरो हो गया, यानी इसको मैंने देखो हटा दिया है, मैग्नेटिक फील्ड से जीरो हो गया, बट इसके अंदर अभी भी इतना मैग्नेटिक बचा हुआ है, तो ये रिटेंटिविटी है। और यही इसकी आगे चलके देखेंगे मेमोरी भी कहलाती है। उसके बाद हमने इसको अपोजिट डायरेक्शन के मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो ये डीमैग्नेटाइज होगा और फिर धीरे धीरे इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा इस टाइप से। लेकिन अब इसको फिर से हटा दें और फिर से इस डायरेक्शन में रखें तो ये वापस ऐसे नहीं आएगा, दूसरे पास से वापस आता है। तो ये इसी पे बेसिक क्वेश्चन है, इन्होंने दिया है एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन पिक्चर द इररिवर्सिबिलिटी इन द मैग्नेटाइजेशन कर्व। इररिवर्सिबिलिटी यानी रिवर्स नहीं हुआ, जिस पास से आया था उसकी रिवर्स नहीं हुआ, इररिवर्सिबिलिटी शो कर रहा है, कहीं और से आ रहा है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है में कि आपको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की इररिवर्सिबिलिटी शो करनी है या
क्वालिटेटिवली, यानी कि क्वांटिटी होती है न्यूमेरिकल्स, बिना न्यूमेरिकल्स के, यानी कि कंसेप्चुअली ये डिस्कस करना है कि ये सेम पाथ से रिवर्स क्यों नहीं होता, इररिवर्सिबिलिटी क्यों शो करता है। आप ये देखो, अगर एक सिंगल एटम होता, सिंगल एटम में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता, उसके बाद इसको डीमैग्नेटाइज करते और फिर अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटाइज करते, तो ये रिवर्सिबिलिटी शो करता, क्योंकि ये एक सिंगल एटम है या सिंगल मॉलिक्यूल होता तो भी वो रिवर्सिबिलिटी शो करता। जिस तरह से मैग्नेटाइज हुआ है उसी तरह से डीमैग्नेटाइज होगा और फिर अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटाइज होगा, फिर डीमैग्नेटाइज होगा, फिर से सेम डायरेक्शन में होगा। तो सिंगल एटम या सिंगल मॉलिक्यूल्स वाले जो मैग्नेटिक फील्ड्स है, मटेरियल है, वो रिवर्सिबिलिटी शो करते हैं। बट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटिज्म होता है, जो कि इसमें डोमेन्स बन जाते हैं। इसमें कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिसमें एक रीजन के सारे एटम पहले से अलाइन है, यानी कि अगर हम देखें ये हमारा मैग्नेटिक मटेरियल है, तो ये एक डोमेन है, इसके जितने भी एटम्स होंगे पहले से ही अलाइन होंगे। तो इसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही अलाइन है इस डायरेक्शन, बट जितने डोमेन्स होते हैं वो इस तरह से मैग्नेटाइज होते हैं कि एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को कैंसिल करते हैं। तो ओवरऑल नेट मैग्नेटिक फील्ड इसका भी जीरो होता है, यानी नेट डायपोल मोमेंट इसका भी जीरो होता है। जब इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो दो बातें होती हैं, या तो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के अलाउ में उनका साइज इंक्रीज हो जाता है और जिनका अपोजिट है वो डिक्रीज हो जाता है। तो नेट डायपोल मोमेंट डेवलप हो जाता है अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, या सारे के सारे सेम डायरेक्शन में अलाइन। दो थ्योरी है इसकी, तो दोनों थ्योरी शो कर रही है कि ये जो है आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डेवलप हो गया। अब आपकी इररिवर्सिबिलिटी की बात आती है कि डोमेन तो है पर इररिवर्सिबल क्यों नहीं है। इररिवर्सिबल ये इसलिए नहीं है क्योंकि एक डोमेन के सारे एटम का बिहेवियर एक साथ डीमैग्नेटाइज करना पॉसिबल नहीं है। जैसे भी एक क्वेश्चन और भी डिस्कस किया था, तो उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, जो कि वर्चुअली नहीं होता। कल्पना में होता है, मुंगेरी लाल के सपनों में होता है, बट एक्चुअल में नहीं होता। प्रैक्टिकली इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता कि सारे एटम को डीमैग्नेटाइज कर दे और फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज कर दे। तो जो डोमेन का ग्रुप का बिहेवियर है वो अलग है। तो जो स्पॉन्टेनियस रीजन बन जाते हैं, स्पॉन्टेनियस इसमें डोमेन है, उन डोमेन का बिहेवियर मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने पर सेम नहीं होता, इसलिए सेम पाथ शो नहीं करते, रिवर्सिबिलिटी शो नहीं करते। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया जो डोमेन स्ट्रक्चर है, जो डोमेन नेचर है, उस डोमेन में जितने हमारे मॉलिक्यूल से एटम है वो सारे के सारे पहले से अलाइन होते हैं, बट उनको डी अलाइन करना और फिर से दूसरी डायरेक्शन में अलाइन करना ये पॉसिबल नहीं होता, और इसलिए ये इररिवर्सिबिलिटी शो करते हैं। अगर सिंगल एटम में सिंगल मॉलिक्यूल होता तो रिवर्सिबिलिटी शो करते, सेम पाथ से वापस आते। अगर सिंगल एटम सिंगल मॉलिक्यूल होता है, रिपीटिंग अगेन टू मेक यू अंडरस्टैंड, लेकिन जो ग्रुप बिहेवियर वो ऐसा नहीं होता, जो डोमेन का बिहेवियर है उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर है कि स्पॉन्टेनियस डोमेन स्ट्रक्चर की वजह से इररिवर्सिबिलिटी नहीं होती, यानी कि सेम पाथ पे वापस नहीं आते, किसी और पाथ से वापस आएंगे। इसके बाद है बी पार्ट 5.17 का बी पार्ट, द हिस्टेरेसिस लूप ऑफ ए सॉफ्ट आयरन पीस has much smaller area than that of the carbon steel piece. If the material is to go through the repeated cycle of magnetization, which piece will dissipate greater heat energy. तो इसमें दो क्वेश्चन है, एक तो हीट एनर्जी क्यों डेवलप होती है मैं आपको ये भी बताऊंगा, और उसके अलावा कि किस में ज्यादा होगी किस में कम होगी। तो जो हिस्टेरेसिस कर्व अगर हम बनाए, सॉफ्ट आयरन का होगा ये, सॉफ्ट आयरन का जो एरिया होता है वो काफी कम होता है, और जो
हमारा स्टील का होता है, स्टील का आप एरिया देख रहे हो काफी बड़ा है। तो जो हीट प्रोड्यूस होती है, इसका सिंपल आंसर पहले मैं बता दूं मैं, जो हीट प्रोड्यूस होती है वो एरिया जो इंक्लूड करता है इस साइज का उसके प्रोपोर्शनल होती है। जिसका जितना बड़ा एरिया होगा उसमें उतनी ज्यादा हीट एनर्जी इवॉल्व होगी। तो जो कार्बन स्टील है उसको अगर मैग्नेटाइज करो, फिर डीमैग्नेटाइज करके दूसरी डायरेक्शन मैग्नेटाइज करो, बार बार ऐसा रिपीट करो, तो उसमें ज्यादा हीट एनर्जी निकलेगी और सॉफ्ट आयरन में कम निकलेगी, तो इसका एरिया कम। अब इसके पीछे की रीजन क्या है ये मैं आपको बता दूं। देखिए ये है कोएर्सिविटी, स्टील की कोएर्सिविटी है और आयरन की कोएर्सिविटी है। कोएर्सिविटी क्या है? वो मैग्नेटिक फील्ड जो रिक्वायर्ड है इसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए। तो आप देखो इसमें इतना मैग्नेटिक फील्ड हमने अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट इसलिए कह रहे हैं एक्स की पॉजिटिव साइड में ये था मैग्नेटिक फील्ड, इस इतने मैग्नेटिक फील्ड में इसको सैचुरेट किया और इतना मैग्नेटिक फील्ड हमने अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप किया। जैसे ये है, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड में एक फेरोमैग्नेटिक मैटेरियल को रख दिया, अब मैंने अपोजिट डायरेक्शन में इसको रख दिया। तो अपोजिट डायरेक्शन वाला कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए कि ये पूरा डीमैग्नेटाइज हो जाए, उसे कहते हैं कोएर्सिविटी। तो ये कोएर्सिविटी है क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया इसका जीरो। आप देख रहे हैं इसका बाई पोर्शन यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जीरो होता है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, इसके बीच में ग्राफ होता है और ये जो एक्स इंटरसेप्ट है ये बताता है कितना मैग्नेटिक फील्ड चाहिए डीमैग्नेटाइज करने के लिए। तो कोएर्सिविटी स्टील की ज्यादा है, सॉफ्ट आयरन की कम है, यानी सॉफ्ट आयरन बहुत जल्दी डीमैग्नेटाइज होता है, बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है। तो बर्डन जो करना पड़ा इसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए वो सॉफ्ट आयरन में करना पड़ा कम, फिर कम मैग्नेटिक फील्ड से काम चल गया। लेकिन स्टील को डीमैग्नेटाइज करने के लिए ज्यादा वर्क करना पड़ा क्योंकि ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ा, तब जाके ये डीमैग्नेटाइज हुआ। ठीक है, तो जिस मटेरियल की तो ये कोएर्सिविटी ज्यादा होगी उसमें हीट एनर्जी डेवलप होगी। अब हीट एनर्जी का लिंक करा दूं, कहीं आपको ये समझ में ना आ रहा हो कि हीट एनर्जी का क्या चक्कर है। जब भी किसी मैग्नेट को हम इस मैग्नेट को जैसे नहीं इसको बार बार मैग्नेटाइज करें और डीमैग्नेटाइज करके अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटाइज करें, फिर दूसरी डायरेक्शन मैग्नेटाइज करें, कुछ टाइम के बाद इसको टच करके देखोगे बहुत हीट अप जाएगा, बहुत हॉट हो जाएगा, बहुत गर्म हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि बार बार इसको मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज करने में जो वर्क हो रहा है, करना पड़ रहा है, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब भी किसी मटेरियल को, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज करेंगे तो हीट अप होगा, बिकॉज डीमैग्नेटाइज करने में बर्डन करना पड़ेगा। ये उसी टाइप का है बर्डन जैसे फ्रिक्शन फोर्स का बर्डन। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? मोशन का अपोज करता है। तो इसीलिए, और ये बर्डन फ्रिक्शन फोर्स का किस में कन्वर्ट होता है? हीट में। आप देखोगे मोशन का अपोज करने वाला ये जो है वर्क किसमें कन्वर्ट हो जाता है? हीट में। आप फील कर सकते हो सेम नेचर इसकी होती है। अगर हमें किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को पहले मैग्नेटाइज करना है, डीमैग्नेटाइज करना है, फिर अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटाइज करना है, तो बार बार एक डायरेक्शन मैग्नेटाइज फिर दूसरी डायरेक्शन में, ऐसा करने में हमें बहुत वर्क करना पड़ता है और सब हीट में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हीट अप हो जाता है। तो जिसकी कोएर्सिविटी ज्यादा होगी उसका एरिया भी ज्यादा होगा, जिसकी कोएर्सिविटी कम होगी उसका एरिया भी कम होगा। तो सीधे सीधे आप ये कह सकते हो कि जिसका हिस्टैरिसीस कर्व का एरिया कम होगा हीट एनर्जी कम इवॉल्व होगी, जिसका एरिया ज्यादा होगा हीट एनर्जी ज्यादा इवॉल्व होगी। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आपको अच्छे से मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The permeability of a ferromagnetic substance is field dependent। 5.17 की बात हो रही थी। A system displaying hysteresis loop such as ferromagnetic is a device for storing memory। Explain meaning of the statement। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया इन्होंने। आपने देखा होगा पहले मैग्नेटिक टेप्स आते थे, ऑडियो कैसेट, शायद आपने ना देखे हो। आपके टाइम में सीडी आती हैं, पेन ड्राइव्स आती हैं, ठीक है। पहले आते थे ऑडियो टेप्स। ऑडियो टेप्स में मैग्नेटिक मटेरियल जो ऑक्साइड होते थे
उनकी कोडिंग होती थी और उसी में कहते थे मेमोरी है। मेमोरी मतलब उसी में गाने वगैरह कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करते थे, तो मेमोरी है तो उसमें कुछ भी चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है। उसी को एक अच्छा सा क्वेश्चन बनाया गया है, तो कहा कि एक सिस्टम डिस्प्लेइंग हिस्टैरिसीस लूप सच एज फेरोमैग्नेट इज अ डिवाइस फॉर स्टोरिंग मेमोरी। कह रहे एक स्टोरी मेमोरी का डिवाइस बना सकते हैं ऐसे मटेरियल को जिसमें हिस्टैरिसीस लूप की नेचर होती है। हिस्टैरिसीस लूप शो करता है। यस, इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि हिस्टैरिसीस लूप से इसका मतलब क्या है। तो एक सिंगल कर्व बना देता हूँ। ये गया, वापस आया, फिर इधर गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड से हटा लेते हैं, मैंने इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज किया और हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड से हटा दिया। मैग्नेटिक फील्ड से हटाने के बाद भी इसमें रिटेंटिविटी रहती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड बचा रहता है। ये बचा हुआ मैग्नेटिक फील्ड ही तो मेमोरी है। कि अगर इससे नहीं पता होता मुझे किस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज किया गया है, तो मैग्नेटिक फील्ड हटा के फिर से डीमैग्नेटाइज होता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट था। मैग्नेटिक फील्ड में इसमें जितनी भी डोमेन स्ट्रक्चर थी या एटम, अगर हम पैरा की बात करें तो जितने एटम्स थे उनको एक डायरेक्शन में अलाइन कर दिया, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को हटाएंगे तो कॉज ऑफ अलाइनमेंट खत्म हो गया, तो फिर से वैसे हो गए जैसे पहले थे, यानी डी अलाइन हो गए। तो इसमें मैग्नेटिक खत्म होनी चाहिए, बट देखा गया जब हमने एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया तब भी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बचा रह गया। बचे वो मैग्नेटिक फील्ड को इस कपड़े कहते हैं रिटेंटिविटी। जितनी ज्यादा रिटेंटिविटी होगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बचेगा। इसे रेसिडुअल मैग्नेटिज्म भी कहते हैं। तो ये रिटेंटिविटी इस बात का प्रूफ है कि इसमें मेमोरी होती है, क्योंकि इससे पता था मुझे इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज किया गया था, अभी हटा लिया गया है, बट थोड़ी देर पहले इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज था। तो थोड़ी देर पहले क्या था उसको मेमोराइज करना ही तो मेमोरी है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज कर देते हैं हम इसको मैग्नेटिक टेप्स वगैरह बनाने में। इसके बाद क्वेश्चन आता है, व्हाट काइंड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स इज यूज्ड फॉर कोटिंग मैग्नेटिक टेप्स इन ए कैसेट प्लेयर। अब बिल्कुल हार्डकोर उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि जो कैसेट प्लेयर होते थे, ऑडियो कैसेट जिसकी मैं बात कर रहा था, उसमें हम गाने रिकॉर्ड कर सकते थे, या लता मंगेशकर, मन्ना डे वगैरह जितने भी हैं इनके सॉन्ग आते थे कंप्यूटर के थ्रू और उनको आप प्ले करके सुनते भी थे। तो मैग्नेटिक टेप्स में मेमोरी होती थी। तो ये कह रहे हैं जो मैग्नेटिक टेप्स में कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स की कोटिंग होती थी एज ए मेमोरी, तो वो किसकी होती थी, व्हाट काइंड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, तो उसको कहते थे फेराइट्स। ये फेराइट्स कहेंगे। फेराइट्स क्या होते हैं, फेराइट्स होते हैं Fe2O3, यानी कि आयरन का ऑक्साइड, और इसके साथ किसी और मैग्नेट, एक और डाईवैलेंट मेटल की डाईवैलेंट मेटल के ऑक्साइड के भी डाला जाता है। ये लो डेंसिटी का आयरन का ऑक्साइड होता है, लो डेंसिटी का। Fe यानी आयरन का ऑक्साइड है, डेंसिटी लो है, उसमें ऐड किया जाता है डाईवैलेंट मेटल के ऑक्साइड को। डाईवैलेंट जैसे निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, मैग्नीज हो गया, इस तरह का। तो इनके कोबाल्ट को भी ऐड किया जाता है, तब जाके हमारा फेराइट्स बनता है। और जो भी एक्स है, यानी जो भी मेटल निकेल, कोबाल्ट, और उसके अकॉर्डिंग इस पूरे की प्रॉपर्टी की चेंज होती है। इसमें ये इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी का काम करता है। आयरन का लो डेंसिटी का ऑक्साइड जो है ये इंसुलेटिंग है, और एक्सओ के अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा सब्सटेंस शो करता है, एग्जिबिट करता है मेमोरी को, यानी प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो ये आपको मेरे ख्याल से आंसर मिल गया कि ये होते हैं फेराइट्स। और जो फेराइट्स होते हैं वो लो डेंसिटी के सिरेमिक ऑक्साइड होते हैं। लो डेंसिटी के सिरेमिक यानी कि आयरन के ऑक्साइड होते हैं, और इसमें डाईवैलेंट मेटल का ऑक्साइड इसमें ऐड किया जाता है। तो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है,
is certain region of space is to be shielded from the magnetic field. सजेस्टिव मेथड बड़ा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने के लिए आप क्या करते थे, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रिक शील्डिंग कैसी होती थी, किसी भी क्लोज कंडक्टर के अंदर किसी भी डिवाइस को रख दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी भी स्ट्रॉन्ग है कभी भी क्लोज कंडक्टर के अंदर एंटर नहीं कर सकती, ठीक है। तो किसी भी डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड से उसको किसी भी क्लोज कंडक्टर में, किसी बॉक्स टाइप का कोई भी चीज उसके अंदर रखोगे तो कितना भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है एंटर नहीं होगा। ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। सिमिलरली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड से शील्डिंग की जा रही है, बट इसमें यहाँ पे नाम शील्डिंग नहीं कहते, स्क्रीनिंग कहते हैं, मैग्नेटिक स्क्रीनिंग। मैग्नेटिक स्क्रीनिंग क्या होती है कि हमें बाहर के मैग्नेटिक फील्ड से किसी को बचाना है, तो उसका रीजन क्या है, इसको मटेरियल को बचाएंगे, उसको एक आयरन की रिंग से रख दो, ये है रिंग ऑफ आयरन, या एक आयरन का सिलेंडर ले लो उसके अंदर रख दो डिवाइस को, या आयरन का स्फीयर ले लो उसके अंदर रख दो। तो इसमें क्या होता है, आयरन की रिंग होती है तो जो मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इसी में कन्फाइंड हो जाती है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है इसके अंदर, बट ये अंदर एंटर नहीं हो सकता। तो किसी भी मटेरियल को एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड से सेफ गार्ड करना है, इस प्रोसेस को कहते हैं, सेफ गार्ड करने के प्रोसेस को मैग्नेटिक स्क्रीनिंग। और इसके लिए एक आयरन की रिंग रख दो उसके चारों तरफ, या आयरन का सिलेंडर ले लो उसके अंदर रख दो मटेरियल को, या आयरन का स्फीयर ले लो, हॉलो स्फीयर उसके अंदर रख दो। तो इससे मैग्नेटिक स्क्रीनिंग हो जाएगी, यानी मैग्नेटिक शील्डिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके बाद बहुत अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, वो न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाते आगे। तो मेरे ख्याल से ये आपको सेशन पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। किसी भी क्वेश्चन को ज़्यादा समझना है, इस क्वेश्चन को बार बार मेरे वीडियो को रिपीट करें, ठीक है। उसके बाद मैं 5.18 से क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। Until then, goodbye, take care, keep on practicing very, very hard. Bye.